Hello guys, in today's lecture we will continue our fourth unit that is operational amplifier. तो लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेटर तक तो डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंशिएटर. तो आज हम डिफरेंशिएटर के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली डिफरेंशिएटर. देखिए बेटा, इंटीग्रेटर में हमारे पास आर एंड सी कॉम्पोनेंट रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है. जो रेजिस्टर होता है वो तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टर लगा होता है और फीडबैक के फॉर्म में जो कंपोनेंट होता है वो कैपेसिटर होता है. फीडबैक कैपेसिटर लगाया जाता है. बट डिफरेंशिएटर में ऑपोजिट हो जाता है. इसमें इनपुट की फॉर्म में जो इनपुट से कनेक्टेड है वो वहाँ पे हम कैपेसिटर लगाते हैं एंड जो फीडबैक की फॉर्म में कंपोनेंट लगाया जाता है वो रेजिस्टर होता है. तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए. फर्स्टली इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इनपुट अप्लाई की. ठीक है, इनपुट सपोज VI अप्लाई कर दी हमने. अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे. ओके, कैपेसिटर को नेगेटिव टर्मिनल से मींस इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट किया. जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑप एम्प का उसको हमने ग्राउंड कर दिया. ओके, अब आउटपुट हम इस यहाँ पे ले रहे हैं. जो फीडबैक की फॉर्म में कंपोनेंट है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेजिस्टर का. इसे हम R मान लेते हैं. जो कैपेसिटर लगाया सपोज इट इज C. ओके, तो C को जो कैपेसिटर को तो हमने इनपुट टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया. पॉजिटिव टर्मिनल जो इनपुट का है उसको ग्राउंड कर दिया. जो फीडबैक के फॉर्म में कंपोनेंट लगाया है उसको रेजिस्टर को लगाना है. यहाँ पे फीडबैक की फॉर्म में जो कंपोनेंट लगा रहे हैं. इंटीग्रेटर में ऑपोजिट होता है, रेजिस्टर यहाँ पे होता है, कैपेसिटर फीडबैक की फॉर्म में लगाए जाते हैं. तो अब इनपुट वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस होएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे. देखिए हमारे पास वोल्टेज होती है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है. तो यहाँ से V आ जाएगा Q अपॉन C. तो इनपुट वोल्टेज जो आएगी हमारे पास दैट विल बी Q बाई C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोनों साइड. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा VI का dVI अपॉन dt. अब कैपेसिटेंस जो है वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा नीचे C. तो डिफरेंशिएशन इस साइड पे फिर किसका होगा, चार्ज का, dQ अपॉन dt. बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है. ठीक है, तो इसलिए dQ बाई dt इसका डेरिवेटिव होगा. अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू dQ बाई dt होता है. करंट जो है वो चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ये होता है करंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, dQ बाई dt की जगह हम I लिख सकते हैं. तो dVI बाई dt विल बी इक्वल्स टू I अपॉन C. फ्रॉम हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I. तो करंट कितना आ जाएगा, यहाँ से C इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में. तो C dVI बाई dt. ओके, अब देखिए Q तो चार्ज हुआ, I है जो वो कैपेसिटर करंट हो गया. तो आउटपुट वोल्टेज अब निकालेंगे. आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें कितनी मिलेगी. देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है. तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि फीडबैक की फॉर्म में जो कंपोनेंट है वो रेजिस्टर लगा हुआ है. तो आउटपुट वोल्टेज होएगी I इंटू R. अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है जो हमारी इनपुट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लगाएंगे. करंट तो सेम ही जाएगा ना, जो यहाँ पे वही करंट हमारा इस फीडबैक सर्किट में इस वाली आर्म में जाएगा जो करंट इस आर्म में फ्लो करेगा. तो इसलिए करंट तो सेम ही रहेगा इन दोनों आर्म्स में. अब देखिए I यहाँ से भी निकाल लीजिए. तो I आ जाएगा माइनस V0 अपॉन R. I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि I इज इक्वल टू ये भी है, I इक्वल्स टू ये भी है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C dVI बाई dt इज इक्वल टू माइनस V0 बाई R. यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. तो आउटपुट वोल्टेज इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी
वी नॉट इज इक्वल टू आर, उधर चला जाएगा, नेगेटिव साइन भी उस साइड चला जाएगा, तो माइनस आर सी डी वी आई बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएटर के लिए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल होती है माइनस आर सी डी वी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू आर इंटू सी, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज, इसलिए इसे डिफरेंशिएटर कहा जाता है। बिकॉज डिफरेंशिएटर नाम से पता चल रहा है कि आउटपुट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मिले इनपुट के, तो वही हमारे पास आ रही है उसके प्रोपोर्शनल। इंटीग्रेटर में ऑपोजिट था, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज थी वो थी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -1 बाय आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो वहाँ पे वी आई का इंटीग्रेशन की प्रोपोर्शनल थी आउटपुट वोल्टेज, इसलिए उसको इंटीग्रेटर नाम दिया गया है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी आई के डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इस कंपोनेंट, ये जो सर्किट डायग्राम है इसका, इसे हम डिफरेंशिएटर कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द वोल्टेज कंपैरेटर। वोल्टेज कंपैरेटर इसके भी नेम से सजेस्ट हो रहा है हमें, वोल्टेज कंपैरेटर, जो वोल्टेज को क्या करे, कंपेयर करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एक तो इनपुट वोल्टेज जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो एक टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, दूसरे इनपुट टर्मिनल में एक फिक्स्ड कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसे हम रेफरेंस वोल्टेज कह सकते हैं, और वो जो वोल्टेजेस दोनों है ना उनका कंपैरिजन होगा यहाँ पे, तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, उनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। इसलिए ये जो अब कंपोनेंट हम सर्किट करेंगे वो है वोल्टेज कंपैरेटर का। तो इसमें देखिए कैसे होता है, हमने ऑप एम्प लगाया, ओके, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया, यहाँ से आउटपुट लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ रेफरेंस वोल्टेज को सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया। रेफरेंस वोल्टेज मतलब एक फिक्स्ड कांस्टेंट वोल्टेज है इनपुट की फॉर्म में जो हमने अप्लाई की हुई है, ओके। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इससे हमने टाइम वेरिंग वोल्टेज कनेक्ट कर दी, इसे मान लेते हैं हम वी आई। जो वी आई है वो तो टाइम वेरिंग वोल्टेज है, बट जो वी आर है रेफरेंस वोल्टेज है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई भी फिक्स्ड वैल्यू की हमने अप्लाई की है। तो अगर इसका हम इनपुट वेवफॉर्म देखते हैं, इनपुट को पहले ड्रॉ करेंगे, इनपुट देखिए ये टाइम वेरिंग वोल्टेज है वी आई जो है, तो वी आई को तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, एंड सो ऑन। जो वी आर है वो रेफरेंस वोल्टेज है, वो फिक्स है हमारे पास, तो वो ये मान ली हमने, ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू, ये वी आर की है, इधर वी आर लिया, ये हम ई आई की फॉर्म में शो कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो मान लेते हैं हम, वी सैचुरेशन है जो वो +10 है पॉजिटिव वैल्यू उसका, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो -10 है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कंपैरेटर में एक कंडीशन आ जाएगी कि दो कंडीशंस बनेंगी इसमें से, कि वी आई ग्रेटर देन वी आर है या वी आई लेस देन वी आर है। जब वी आई ग्रेटर देन वी आर है, वी आई जब ज़्यादा है वी आर से, मतलब कि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये वाला, वी आई जब ज़्यादा है वी आर से, उस केस में देखिए क्या होगा, वी आई का साइन डोमिनेट करेगा, और वी आई प्लस से कनेक्टेड है ना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी, अगर वी सैचुरेशन हम 10 वोल्ट मान रहे हैं ना, तो ये कितना मिलेगा हमें, +10 वोल्ट। बट जब वी आई लेस देन वी आर है, वी आई लेस देन वी आर होने का मतलब ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट, तो वी आई जब कम है वी आर से, तो वी आर ज़्यादा है,
वी आर ज़्यादा है मतलब वी आर का साइन मैटर करेगा। अब वी आर नेगेटिव टर्मिनल मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, सो इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो माइनस वी सैचुरेशन के इक्वल मिलेगी, आउटपुट मीन्स -10 वोल्ट। तो अगर हम इस इनपुट के लिए आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं आउटपुट वेवफॉर्म को। ये तो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है। अब देखिए आउटपुट वेवफॉर्म, देखिए जब वी आर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब हमें +10 वोल्ट मिल रही है, क्योंकि वी आई ग्रेटर देन वी आर है उसके लिए, तो +10 वोल्ट, सपोज 10 यहाँ पे है, ठीक है, +10 वोल्ट। तो उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो +10 वोल्ट मिलेगी। कब तक? उसके फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल तक, मीन्स यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए जब वी आई लेस देन वी आर हो गया, मतलब वी आर ज़्यादा है, वी आर ज़्यादा उस केस में है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, क्योंकि वी आई कम रह गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो वी आर ज़्यादा हुआ। उस केस में हमारी जो आउटपुट है वो -10 वोल्ट है, मीन्स यहाँ तक हमें मिलेगा -10 वोल्ट। सिमिलरली पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आया, मतलब वी आई ग्रेटर देन वी आर की कंडीशन आई, तो हमें मिलेगा +10 वोल्ट। नेगेटिव हाफ के लिए -10 वोल्ट, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो वोल्टेज कंपैरेटर के केस में वोल्टेजेस का कंपैरिजन हो रहा है। ये एक टाइप से डिफरेंशिएटर ही होता है जिसमें दो इनपुट सप्लाई की जाती है। इसे वोल्टेज कंपैरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दोनों इनपुट सप्लाई की हैं उनके कम या ज़्यादा होने पर डिपेंड कर रही है जो आउटपुट है, तो इसलिए इस सर्किट को हम कहते हैं वोल्टेज कंपैरेटर। ओके, तो वोल्टेज कंपैरेटर में आपको क्लियर हुआ, इनपुट तो हमारा एक तो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट है, और जब हमारा टाइम वेरिंग वोल्टेज ज़्यादा है रेफरेंस वोल्टेज से, उस केस में हमें वैल्यू आउटपुट की पॉजिटिव वी सैचुरेशन मिलेगी। वो प्लस इसलिए मिल रही है क्योंकि वी आई प्लस से कनेक्टेड है, बट जब वी आई कम है वी आर से, जो वोल्टेज ज़्यादा होती है ना इनपुट की, उसका साइन मैटर करता है। उसका साइन देखना होता है कि वो प्लस से कनेक्टेड है या माइनस से कनेक्टेड है, जो ज़्यादा वाली होती है इनपुट, तो हमारी जो फिर आउटपुट आती है वो ही उसी के अकॉर्डिंग आती है। बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको जो ध्यान रखना है कि जौन से वाली वोल्टेज इनपुट्स, दो इनपुट्स हैं, दोनों में से जो वाली इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है उसको देखो किससे कनेक्टेड है, प्लस से है या माइनस से। अगर वो प्लस से कनेक्टेड है तो आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन मिलेगी, अगर ज़्यादा वाली वोल्टेज नेगेटिव से कनेक्टेड है तो आउटपुट -वी सैचुरेशन मिलेगी। अब वोल्टेजेस का कंपेयर हो रहा है इनपुट वोल्टेजेस का, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वोल्टेज कंपैरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, 4th यूनिट। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, अगर आपको ओवरऑल फॉर्मूला ध्यान है, जैसे डिफरेंशिएटर के केस में आउटपुट वोल्टेज कितनी है, इंटीग्रेटर के केस में आउटपुट वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज गेन इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऐसे सिंपल से ये 4-5 फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आती है, और बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा देती हूँ, आफ्टर दैट आप खुद ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर भी पूछ सकते हो। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कि इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें दिया हुआ है, और उस केस में हमें इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 2 किलो ओम, फीडबैक रेजिस्टेंस दे रखा है 6 किलो ओम। वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज भी दे रखी है, वो है 2 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए फर्स्टली हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम गेन का फॉर्मूला हमें पता है, वोल्टेज गेन का, वो लिखेंगे। वोल्टेज गेन होता है -RF अपॉन RI, ओके। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में इनपुट वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे ये चीज़ ध्यान रखनी है। पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड करना है आपने, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उस पर इनपुट वोल्टेज कनेक्टेड है। अब देखिए हमें गेन चाहिए, गेन का फॉर्मूला हमें पता है और हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज गेन बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम V0 अपॉन VI के इक्वल लिख सकते हैं। तो V0 अपॉन VI इज इक्वल टू -RF बाई RI, ये है हमारे पास। हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं पता बट इनपुट वोल्टेज पता है, RF पता है, RI भी गिवन है। सो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा -RF अपॉन RI इंटू VI, बिकॉज VI इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो RF की वैल्यू है हमारे पास 6 किलो मीन्स 6000 ओम, RI है 2 किलो ओम मीन्स 2000 ओम, इंटू VI इनपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो नेगेटिव 30 से 30 कट, 2 से 2 कट, तो -6 वोल्ट हमारी इनपुट वोल्टेज जो आ रही, आउटपुट वोल्टेज जो आ रही है दैट इज इक्वल टू -6 वोल्ट, ओके। इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, इनपुट रेजिस्टेंस तो ये रहा 2 किलो ओम, RI ही इनपुट रेजिस्टेंस होते हैं ना। तो सेकंड जो इसका पार्ट है उसका तो आंसर जो है वो 1 किलो 1 नहीं 2 किलो ओम है। ये आप करेक्शन कर लेना बेटा, बुक में रॉन्ग लिख रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक होएगी, 1 किलो ओम लिख रखा है, वहाँ पे 2 किलो ओम आएगा। अब है इनपुट करंट। इनपुट करंट चाहिए या आउटपुट करंट, हमें आउटपुट करंट लिख रखा है। आउटपुट करंट मतलब इनपुट करंट तो क्योंकि सेम ही जाएगा ना, दोनों आर्म्स में सेम ही होता है। जैसे अगर यहाँ से भी देखें हम, जो इस आर्म में करंट है वही यहाँ पे जाएगा, तो वो करंट तो सेम ही रहेगा, इनपुट एंड आउटपुट। तो देखिए अब इनपुट करंट निकाल लेते हैं, वही आउटपुट करंट होगा। तो इनपुट करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R होता है करंट, तो इनपुट करंट होगा VI अपॉन RI। VI हमें गिवन है, VI है हमारे पास 2 वोल्ट, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 2 किलो ओम, 2 किलो मीन्स 2000 ओम हुआ ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर आके पावर 10⁻³ बन जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। इसको हम 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर्स होते हैं। तो करंट हमारे पास जो आ रहा है इनपुट करंट वो 1 मिली एम्पियर आया। हमें आउटपुट करंट चाहिए था, एंड वी नो कि इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट आर सेम, सो दैट इज वाई आउटपुट करंट विल बी इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, ओके। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग कहा है, अब हमें RI दे रखा है, RF दिया हुआ है, एंड वोल्टेज गेन हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी देखो बहुत ईजी है, आपको गेन पता होना चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब हुआ जो इनपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके। तो इस केस में वोल्टेज गेन जो होता है हमें पता है कि इन केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 + RF अपॉन RI। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन होता है -RF बाई RI, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारा वोल्टेज गेन होता है 1 + RF अपॉन RI। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, गिवन जो चीज़ है हमें पैरामीटर्स उनको लिख लेते हैं। RI गिवन है दैट इज़ 4 किलो ओम, RF गिवन है दैट इज़ 10 किलो ओम। वोल्टेज गेन निकालना है, तो वोल्टेज गेन 1 + RF बाई RI है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 + RF मतलब 10 किलो, 10 × 1000 हो जाएगा, अपॉन RI है हमारे पास गिवन 4 किलो मीन्स 4 × 10⁻³ मीन्स 1000, तो 1000 कट, तो 1 + 5/2 इट बिकम्स 7/2। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5। कई
स्टूडेंट्स वोल्टेज गेन के पीछे वोल्ट यूनिट लिख देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। देखिए यूनिट्स तो हमें उसके फॉर्मूला से पता चल जाते हैं किसी भी क्वांटिटी के। वोल्टेज गेन हमारे पास आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशो है। जब दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वोल्टेज ही है तो उनके वोल्ट का यूनिट तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वोल्टेज गेन शुड बी द यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाएगा 3.5। इसी टाइप से हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। इन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर कह दिया हमें और इसमें देखते हैं क्या गिवन है। आर आई दिया हुआ है हमें, दैट इज 500 ओम। आर एफ दिया हुआ है, दैट इज 2000 ओम। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन। वी आई दे रखे हमें -0.3 वोल्ट, वी वन दे रखा है और V2 दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। और एक हमें इसमें हाँ आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है और एक हमें वोल्टेज गेन निकालना है, आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन, ये दो क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज गेन। हाँ जी, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में हमने फॉर्मूला जो फाइंड आउट किया था आफ्टर डेरिवेशन, वो हमारा आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आया था RF अपॉन RI V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला कैसे आया था, डेरिवेशन से आया था। आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो इसमें, देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम क्यों कहा था, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आई थी। अब V1 वोल्टेज थी वो हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की थी, V2 पॉजिटिव से कनेक्ट की थी, तो ऑब्वियसली किसके प्रोपोर्शनल आएगी, V2 माइनस V1 के, क्योंकि V2 और V1 ही इनपुट वोल्टेजेस है। और इस केस में जो गेन होते हैं ना, गेन वो है RF अपॉन RI, तो इसलिए वो मल्टीपल में आ रहा है। तो गेन इनटू वोल्टेज होना चाहिए और इनपुट वोल्टेज इसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब ही ये होता है जिसमें दो इनपुट सप्लाई की हुई हैं और आउटपुट उनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आती है, इसलिए उसका नाम डिफरेंशियल एम्पलीफायर रखा गया है। तो आउटपुट वोल्टेज ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें चाहिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन ये जो आगे वाला फैक्टर है वो है, तो RF अपॉन RI है। RF गिवन है 2000, RI गिवन है 500। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो दैट मीन्स वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 4 इन दिस केस। अब आउटपुट वोल्टेज भी निकालनी है तो आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दो। RF 2000, RI 500 इंटू V2 माइनस V1, V2 है 0.5 माइनस V1 है -0.3, तो ये माइनस एक फॉर्मूले वाला, एक माइनस इसकी वैल्यू ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इट बिकम्स 0.3, जीरोस कैंसिल, 5 4 are 20, तो आउटपुट वोल्टेज हमारी आएगी 4 इंटू 0.8 मीन्स 3.2 वोल्ट। तो इस केस में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में हमारी जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट। ओके, तो हम इसके फॉर्मूले से गेन भी निकाल सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर से रिलेटेड फॉर्मूला रहा। इसी टाइप से अगर इंटीग्रेटर से रिलेटेड हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अगर फॉर्मूला पता है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।